कल्पना कॉलेज से पढ़कर अपने घर पर आती है कि तभी वो देखती है कि उसके माता पिता कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मॉम, डैड, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? कल्पना, तुम्हारे डैड को अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रियली मॉम, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम तो जानती हो कल्पना कि मेरे बिजनेस में तुम्हारी मॉम बराबर से हाथ बटाती हैं, इसीलिए तुम्हारी माँ का मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। हम 3 दिन में वापस आ जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मॉम, आप दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कल्पना की बात सुनकर कल्पना के मॉम डैड घर से बाहर निकल गए। अपने मॉम डैड के बाहर जाते ही कल्पना खुशी से चहकते हुए अपने आप से कहती है, मॉम डैड तो 3 दिन बाद घर पर आएंगे। मेरे पास भरपूर मौका है अपने दोस्तों के साथ घर पर मस्ती करने का। इतना कहकर कल्पना ने अपनी दोस्त पारुल को फोन लगा लिया। पारुल कल्पना का फोन रिसीव करते हुए कहती है, हेलो कल्पना, क्या हुआ? कुछ देर पहले ही तो हम मिले थे। अरे पारुल, मेरी बात तो सुन। तुझे पता है मेरे मॉम डैड अमेरिका चले गए हैं और वो 3 दिन बाद वापस आएंगे। ये कौन सी नई बात है? तेरे मॉम डैड तो अक्सर बाहर जाते ही रहते हैं। हाँ, जाते रहते हैं, लेकिन इससे पहले वो जब भी बाहर जाते थे तो किसी न किसी रिलेटिव को छोड़कर जाते थे, लेकिन इस बार वो मुझे घर पर अकेला छोड़कर गए हैं। ये तो गुड न्यूज़ है यार। यही बताने के लिए तो मैंने तुझे फोन किया है। तू एक काम कर पारुल, आज रात मेरे घर पर ही आ जा। और हाँ, अर्जुन और दिव्यांश को भी बुला लेना। हम चारों दोस्त मिलकर पार्टी करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। इतना कहकर कल्पना ने फोन काट दिया और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगी। शाम के 7 बजे कल्पना के बंगले की डोरबेल बजने लगी। लगता है वो चारों आ गए हैं। कल्पना ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर पारुल, अर्जुन और दिव्यांश तीनों खड़े थे। वो तीनों हंसते हुए कल्पना के घर के अंदर आ गए। उन चारों ने रात के 2 बजे तक पार्टी की। वो चारों थक कर एक सोफे पर बैठ गए। तभी दिव्यांश तीनों दोस्तों की ओर देखकर कहता है, दोस्तों, पार्टी तो बहुत हो गई, अब क्यों ना कोई गेम खेला जाए। कौन सा गेम दिव्यांश? ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। मुझे भी ये गेम बहुत पसंद है। इसमें हमें अपने दोस्तों के सीक्रेट सुनने को मिलते हैं। और मुझे ये गेम इसलिए पसंद है क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि हम चारों दोस्तों में डेयरिंग वाला काम कौन कर सकता है। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ। अर्जुन इस गेम के सहारे सीक्रेट जानने की कोशिश करता है और फिर उस सीक्रेट को ओपन करके मजाक उड़ाता है, और दिव्यांश डेयरिंग वाले काम के बहाने डराने की कोशिश करता है। तभी कल्पना पारुल की ओर देखकर कहती है, कोई बात नहीं पारुल, हम लड़कियां भी किसी से कम थोड़ी ना है। चलो गेम को एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर में वो चारों ट्रुथ और डेयर गेम खेलने लगे। मगर जैसे ही कल्पना की बारी आई तो उसने डेयर चुना। दिव्यांश कल्पना से कहता है, ठीक है कल्पना, आज तुम्हारी बहादुरी चेक करते हैं। तुम्हारे घर के बाहर कुछ ही दूरी पर एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। उस क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक बहुत पुरानी कब्र बनी हुई है। कहते हैं कि वो कब्र पीटर नाम के एक अंग्रेज की है। सुना है जब वो जीवित था तब वो निर्दोष और मासूम लोगों की बलि लेकर शैतान को भेंट चढ़ाया करता था। वो शैतान का पुजारी था। कहा यह भी जाता है कि आज भी अगर उसकी कब्र के पास मोमबत्ती जलाकर कोई 3 बार उसका नाम लेकर उसे पुकारे तो वो नर्क से वापस आ जाता है। सबसे पहले तो वो पुकारने वाले को मारता है और फिर उस पुकारने वाले के साथ जो कोई भी होता है वो उन्हें कच्चा चबा जाता है। दिव्यांश की बात सुनकर कल्पना को छोड़ बाकी दोनों दोस्त बुरी तरह से घबरा गए। पागल हो गया है? मैंने सुना है कि यह सच है। गेम एक अलग बात है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हम मुसीबत में पड़ जाएं। अर्जुन सही कह रहा है दिव्यांश। तभी कल्पना अपने तीनों दोस्तों से कहती है, हद होती है अंधविश्वास की। मैं इन सब बातों पर ट्रस्ट नहीं करती। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे डराना चाहते हो दिव्यांश, लेकिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। इतना कहकर कल्पना उठकर खड़ी हो गई और एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर सीधे उस क्रिश्चियन कब्रिस्तान में चली गई। कुछ ही देर में कल्पना एक बहुत पुरानी कब्र के सामने खड़ी थी। लगता है ये वही कब्र है जिसके बारे में दिव्यांश ने बताया था। कल्पना जलती हुई मोमबत्ती लेकर उस कब्र की ओर देखकर कहती है, पीटर, पीटर, पीटर। इतना कहकर कल्पना हंसने लगती है और फिर कहती है,
लेकिन बेवकूफ दिव्यांश कह रहा था कि 3 बार पीटर बोलने से पीटर की आत्मा नरक से वापस आकर उसका नाम पुकारने वाले को मार देती है, मगर यहाँ तो मोमबत्ती तक नहीं बुझी। इतना कहकर कल्पना अपने घर वापस आ गई। कल्पना ने देखा कि उसके तीनों दोस्त डरे हुए थे। कल्पना अपने तीनों दोस्तों की ओर देखकर कहती है, कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ये सब बकवास बातें होती हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है। वो चारों दोस्त सोफे पर ही गहरी नींद में सो गए। करीब आधी रात के बाद उन चारों के कानों में दरवाजा पीटने की आवाज आई। वो चारों चौंक कर उठकर बैठ गए। अर्जुन कल्पना से कहता है, ये दरवाजा पीटने की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो बाथरूम से आ रही है, लेकिन बाथरूम में कौन हो सकता है? हम चारों तो यहाँ हैं और घर में हम चारों के अलावा और कोई नहीं है। तभी बाथरूम के अंदर से कल्पना की माँ की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं बाथरूम में बंद हो गई हूँ। पारुल कल्पना से कहती है, तुम्हारी मॉम तो तुम्हारे डैड के साथ बाहर गई है ना? हाँ, अजीब बात है, वो घर में कब आ गई पता ही नहीं चला। कल्पना, अगर तुम्हारी मॉम वापस आ जाती तो हम तीनों को यहाँ देखकर तुम पर बहुत नाराज होती। तभी कल्पना के कानों में उसकी माँ की आवाज दोबारा से आई, बाथरूम का दरवाजा खोलो कल्पना, ये क्या बदतमीजी है। कल्पना चुपचाप बाथरूम के पास चली गई, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। बाथरूम के अंदर एक बहुत ही भयानक दिखने वाला व्यक्ति कल्पना के सामने खड़ा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे पुकारा कल्पना, और देखो मैं आ गया। मैं हूँ पीटर। देखो मैं नर्क से केवल तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। इतना कहकर उस भयानक दिखने वाले व्यक्ति ने कल्पना को बाथरूम के अंदर खींच लिया। कल्पना की चीखें उसके घर में गूंजने लगी। कल्पना की चीख सुनकर उसके तीनों दोस्त बुरी तरह से घबरा गए। ये तो कल्पना की चीख है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल्पना हमें डरा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है दिव्यांश, चलो चलकर देखते हैं, कल्पना किसी मुसीबत में तो नहीं। तुम जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अर्जुन पारुल से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अर्जुन पारुल के साथ डरता हुआ बाथरूम के नजदीक पहुंच गया। बाथरूम के अंदर के दृश्य को देखकर पारुल बुरी तरह से चीखने लगी। बाथरूम के अंदर खून से लथपथ कल्पना की लाश पड़ी हुई थी। तभी उन दोनों के पीछे से एक भारी आवाज टकराई। तुम्हारी दोस्त कल्पना ने मुझे पुकारा था और मुझे पुकार कर नर्क का द्वार खोल दिया था। वो तो नर्क पहुंच गई, मगर वो वहां अकेले कैसे रहेगी? उसके लिए वहां पर सब दोस्तों का साथ होना भी तो बहुत जरूरी है। पारुल और अर्जुन ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके सामने वही भयानक व्यक्ति खड़ा था, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। पारुल कांपते हुए उस भयानक व्यक्ति की ओर देखकर कहती है, कौन हो तुम? पीटर। उस भयानक व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी पारुल और अर्जुन के सर के परखच्चे उड़ गए और वो दोनों फर्श पर गिर पड़े। दिव्यांश इस भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था, मगर अगले ही पल उसने अपने आप को उसी क्रिश्चियन कब्रिस्तान में पाया, जहां पर वही भयानक दिखने वाला व्यक्ति दिव्यांश को देखकर मुस्कुरा रहा था। दिव्यांश कांपते हुए कहता है, मुझे यहां से जाने दो। ये तो बहुत गलत बात है दिव्यांश, तुम अपने दोस्तों का साथ छोड़कर कैसे जा सकते हो? तभी दिव्यांश के कानों में पारुल की आवाज टकराई। पीछे पलटकर देखो दिव्यांश, हम तीनों यहीं पर हैं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। दिव्यांश ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके तीनों दोस्त खड़े उसे रहस्यमय अंदाज में देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तुम तीनों तो मर चुके हो। मगर उन तीनों ने दिव्यांश की बात नहीं सुनी और वो तीनों उसके करीब आ गए। दिव्यांश ने जैसे ही पलटकर देखा तो वही भयानक व्यक्ति उसके ठीक पीछे खड़ा उसे घूर रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये मुमकिन नहीं है दिव्यांश, तुम अब कहीं नहीं जा सकते हो। तुम्हें अब अपने दोस्तों के साथ ही रहना होगा।
कुछ ही पलों में दिव्यांश की चीखें कब्रिस्तान में गूंज गई। रमन और मानवी नैनीताल में रहते थे। आज उनके मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे थे। बच्चों, हम लोग नाना जी को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं। तुम लोगों से उम्मीद करते हैं कि कोई शैतानी नहीं करोगे। पापा, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और कोई शैतानी नहीं करेंगे। पापा, लौटते समय हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन अगर घर में कुछ भी टूटा हुआ मिला तो मिठाई खाने को नहीं दी जाएगी। जब मम्मी पापा चले गए तो रमन मानवी से बोला, मेरे साथ बेसमेंट में आओ मानवी, मैं तुम्हें एक खास चीज दिखाता हूँ। मानवी रमन के साथ बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट की लाइट खराब होने के कारण वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। एक चूहा कहीं से मानवी के सिर पर गिर गया। वो चीख पड़ी। डरो मत, वो सिर्फ एक चूहा था। मुझे डर लग रहा है रमन, यहाँ से बाहर चलते हैं। नहीं, बस 5 मिनट रुको। रमन मानवी को एक बॉक्स के पास ले गया। बॉक्स में से डरावनी आवाजें आ रही थी। इस बॉक्स में से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? मैं बॉक्स खोल कर देखता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। रमन बॉक्स खोलता है। बॉक्स खोलते ही उससे डरावनी आवाजें आना बंद हो जाती हैं। बॉक्स में एक लूडो था। कल मैं जब बॉल लेने आया था तो मुझे ये बॉक्स यहाँ मिला था। ये तो कोई पुराना लूडो लगता है। चलो इससे खेलते हैं, वैसे भी बहुत दिनों से लूडो नहीं खेला है। रमन और मानवी उसको उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। जैसे ही उन्होंने लूडो फर्श पर रखा, कमरे की लाइट जल गई। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, शायद बल्ब खराब हो गया है। मैं मोमबत्ती लेकर आता हूँ, तुम पासे फेंको। मानवी ने जैसे ही पासे फेंके, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। क्या हमारे घर में कोई चुड़ैल आ गई है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तुम हॉकी ले लो और मैं बैट ले लेता हूँ। हॉकी और बैट लेकर मानवी और रमन सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। उनकी तरफ पीट करे दुल्हन जैसे लाल कपड़ों में कोई खड़ा हुआ था। रमन और मानवी का गला सूख गया। वो कौन है? दुल्हन के कपड़े पहने खड़ी औरत बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। रमन ने उसके बैट फेंक कर मारा, लेकिन बैट उसके आर पार हो गया और एक्वेरियम में जा लगा। एक्वेरियम टूट कर चूर चूर हो गया। औरत अचानक पलटी। उसकी शक्ल भयानक थी। वो रमन और मानवी की तरफ बढ़ने लगी। रमन और मानवी ऊपर भागे। चुड़ैल उनके पीछे गई। रमन और मानवी अपने कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद करने लगे, लेकिन चुड़ैल बाहर से दरवाजे पर जोर लगाने लगी। रमन और मानवी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा बंद कर दिया। जब हमने लूडो बक्से से बाहर निकाला तभी ये परेशानियां शुरू हुई। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अपनी चाल चलता हूँ। रमन ने पासा फेंका और अपनी गोटी आगे बढ़ाई। मानवी की नजर बेड पर पड़ गई। बेड पर चादर ओढ़े मुंह ढांककर कोई लेटा हुआ था। रमन, हमारे बेड पर कौन लेटा हुआ है? मम्मी पापा तो घर पर नहीं है, तो फिर ये कौन है? रमन डरते हुए बेड के पास जाता है और चादर खींच देता है। चादर के अंदर वही चुड़ैल थी। जब रमन और मानवी लूडो उठाकर अपने कमरे से बाहर भागते हैं, दोनों भागकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन चुड़ैल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चुड़ैल कभी एक जगह दिखाई देती तो कभी दूसरी जगह। रमन और मानवी कुछ न कुछ सामान चुड़ैल के ऊपर फेंक कर मार रहे थे, लेकिन हर चीज चुड़ैल के आर पार हो जाती और घर का कोई न कोई सामान टूट जाता। वो भूतनी है, इस तरह हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें उससे बात करनी चाहिए। रमन और मानवी लूडो के साथ अपने कमरे में पहुँचे। कमरे में चुड़ैल नहीं थी। मानवी ने लूडो फर्श पर रखा और अपने पासे फेंके। रमन ने देखा कि खिड़की के पर्दे के पीछे चुड़ैल खड़ी है। तुम कौन हो? हमारा पीछा क्यों कर रही हो? उस लूडो में मेरी आत्मा कैद है। जब तक तुम लोग लूडो से खेलते रहोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी आत्मा इस लूडो में कैसे कैद हो गई? मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी की थी। शादी करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ नैनीताल भाग आए। टाइम पास करने के लिए हम लोग लूडो खेला करते थे। एक दिन हमारे घर वालों ने हमें ढूंढ लिया और मार दिया। तब मेरी आत्मा इस लूडो में कैद हो गई। इस लूडो को गाड़ दो
वरना मैं तुम दोनों के पीछे भटकती रहूंगी। रमन और मानवी मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें लूलू को दफना देते हैं। कुछ देर बाद जब रमन और मानवी के मम्मी पापा आए तो उन्होंने देखा कि पूरे घर का सामान टूटा फूटा है। पापा मिठाई लेकर आए? हाँ, मिठाई लेकर आया हूँ, लेकिन घर की हालत को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि तुम लोगों को मिठाई खाने को नहीं दी जाएगी।